नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संडे है तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है सहारा इंडिया से रिलेटेड, और भी एक दो पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा इस बार नहीं करेंगे क्योंकि अपडेट ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं पिछले एक दो वीडियो में, और कोई नया खास अपडेट नहीं है सिवाय ये है कि पोर्टल पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। अब ये सर्वर किस लिए नहीं काम कर रहा है, फॉर्म अपडेट हो रहा है उसलिए, या कोई इंटरनल एडजस्टमेंट चल रहा है, या खुलेगा तो 20,000 से ऊपर लोगों को अप्लाई करने दिया जाएगा, डिफिशियंसी हटाने दिया जाएगा, ये सब देखने वाली बात है। यही है मात्र पोर्टल से रिलेटेड अपडेट। और हम लोग ये सकारात्मक यही सोच रखते हैं कि जल्द ही 20,000 से ऊपर तक का क्लेम लेने लिया जाएगा पोर्टल पे डिफिशियंसी हटाने का, क्योंकि अगर ये इतना डिले हो रहा है, नवंबर से लेकर आज फरवरी हो गया और ओपन नहीं हो रहा सबके लिए, तो कहीं ना कहीं सस्पेंस ये बरकरार है लोगों के मन में कि क्या होगा, क्यों 20,000 से ऊपर का पेमेंट करने में नहीं लिया जा रहा है। तो चिंता तो बहुत है कि क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई है ये पोर्टल आने के बाद सहारा सोसाइटियों की। जो उम्मीद नहीं था वो गड़बड़ी है कि इसके पास फॉर्म नहीं है, इसका सिस्टम ठीक नहीं है, मल्टीपल मेंबरशिप है, 5 लाख से ऊपर में ITR लेना था, 20,000 से ऊपर आपको कैश में नहीं जमा करना था, तो दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन सबके बावजूद भुगतान का रास्ता कैसे CRCS सरकार मिलकर निकालती है इससे पैसा लेने का, ये देखने वाली बात है। उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द से जल्द पोर्टल शुरू होगा और लोगों का जो भी 10, 20, 50 हजार मिलना है पोर्टल से मिलना शुरू होगा, क्योंकि तीसरा रास्ता अभी नहीं नजर आ रहा है। तीसरा रास्ता यही है कि सरकार कोई पार्लियामेंट में बिल लाके और सहारा को एक्वायर कर ले और इसका जितना भी जिस डिपार्टमेंट में केस चल रहा हो उसको हटा दिया जाए और भुगतान करने की दिशा में कोई स्पेशल बिल पास करा लिया जाए, क्योंकि जो अभी देश का सिस्टम है वो स्पेशली कहीं कुछ नहीं है, जो है वो सबके लिए। जैसे कि इनकम टैक्स कहीं ले लीजिए, इनकम टैक्स में भी है 20,000 से ऊपर आपको डिपॉजिट कहीं कर रहे हैं तो कैश में नहीं करना है, और यहाँ पे लोगों का है और वो पोर्टल पे रिपोर्टेड है। तो इस सब चीजों पे क्या डिसीजन रहता है सरकार का, CRCS का, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सहारा जो फंसाई है, फंसा के अपना निश्चिंत हो गई है कि अब हमारे बस का नहीं है। आपका पैसा है, आप और सरकार समझिए, कहीं भी पोर्टल का जिक्र कर दिया रहा है कि सरकार दे रही है। पैसा जमा किए आप सहारा में, ये लिखिए हम इन्वेस्टमेंट किए MB वैली में, और लेने के समय आप चल जाइए सरकार के पास। लेकिन सरकार क्यों इसको छूट दी हुई है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सोचने वाली बात है। कि जब तक कार्रवाई नहीं हुआ है, सहारा 1 रुपया का भुगतान आज तक नहीं की है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट को ही देख लीजिए, जो सेबी सहारा का मैटर था उसमें 15,000 करोड़ तभी जमा हुआ जब सुब्रत और सहारा को अरेस्ट किया गया। तो जब अरेस्टिंग के बाद ही पैसा मिलेगा तो इसमें देरी क्यों हो रही है, SFIO का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज के वीडियो में एक उल्टा न्यूज है। उल्टा इसलिए है कि अभी तक सहारा में लोग का पैसा डूबा है या फंसा है, इस बार सहारा का पैसा कहीं डूबा है उसका हमको इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है। लोग बोलते हैं कि केवल अब निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव ये है कि सहारा के पक्ष में NCLT ट्रिब्यूनल का एक फैसला आया है। वो भी सहारा इंडिया जो पार्टनरशिप फॉर्म थी लखनऊ वाली इनकी, जो 2000 के पूंजी और स्कूटर से शुरू किए थे महोदय, तो वो फॉर्म है लखनऊ में रजिस्टर्ड है सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पर, और बहुत सारा काम उसी फॉर्म के थ्रू इनका होता है, चाहे वो रेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या चाहे मीडिएटर का काम हो, बहुत सारा चीज उस फॉर्म को दे दिया जाता है काम, और उसके बदले में वो पैसा लेती है इन सब फॉर्मों से। तो उसी फॉर्म का एक केस लगा था NCLT में। NCLT में एक कंपनी गई, अब इससे भी जैसे ठग को मिले महाठग, तो महाठग एक मिल गई इनको, और इनका लमसम 40-42 करोड़ रुपया डुबा दी है। और वो डुबा इस तरह से दी है कि जैसे हम लोग क्यूसॉप का बॉन्ड लेके मार्केट में घूम रहे हैं कि NCLT जाएंगे, लिक्विडेशन होगा कंपनी का तो पैसा मिलेगा, उसी तरह से एक जगह ये 40 करोड़ रुपया, 39 करोड़ 95 लाख रुपया दिए थे गोल्ड के लिए, 10 किलो गोल्ड के लिए एडवांस दिया गया था। और एग्रीमेंट ये हुआ था कि 2% आप मार्केट रेट से हमको डिस्काउंट दीजिएगा और मेकिंग चार्ज कोई नहीं लगाइएगा। और ये घटना 2017 में एग्रीमेंट होता है और 18 और 19 फाइनेंशियल ईयर में पैसा दिया गया है, टोटल 39 करोड़ 95 लाख। और कंपनी का नाम है आपका क्या है, रॉयल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। तो चूंकि NCLT में
वही कंपनियां जा सकती हैं जो कंपनीज एक्ट से रजिस्ट्रेशन है, उसके अगेंस्ट में अगर आपका पैसा जमा है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, तो आप एनसीएलटी में जा सकते हैं। अब सोसाइटी के लिए एनसीएलटी में नहीं जाया जा सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एनसीएलटी में नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि जहां ये पैसा दिए थे वो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन है उसका। तो उसके अगेंस्ट में जो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म है, मैटर ये हुआ कि 40 करोड़ रुपया दिया गया था कि 10 किलो सोना हमको आप दीजिएगा, 100 ग्राम का 100 क्वाइन, और वो 19 में डिलीवरी का डेट था। लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो जैसे ये करते हैं इनके साथ वो कंपनी की कि 3 महीना बाद देंगे, 6 महीना बाद देंगे, लास्ट में बोली कि हम मेकिंग में हमारे पास मिस्त्री नहीं अवेलेबल है, हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कीजिए, जो आप 40 करोड़ दिए हैं इसको हम एज ए लोन ट्रीट कर लेते हैं और इस पे 10% ब्याज के साथ आपको हम अगले 5 साल में वापस कर देंगे। लेकिन वो इनकी गुरु कंपनी थी, उसको भी कुछ करना नहीं था, तो और उस पे लग गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चली गई वो कंपनी, मतलब एक दिवालिया के कगार पर। तो उसके लिए जो उसके प्रोफेशनल हायर हुए थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उन्होंने ये जब क्लेम फाइल किया है सहारा, तो इसको प्रीफेंस नहीं दिए हैं। जैसे कि भुगतान जब करना है प्रोफेशनल को, लिक्विडेटर को, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, वाटरफॉल सिस्टम चलता है कि जैसे आप पानी कहीं गिराते हैं तो पहले अगर 5 मंजिला बिल्डिंग है तो 5 से आएगा, फिर 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। तो वाटरफॉल सिस्टम से पेमेंट होता है कि पहले किसका पेमेंट होगा। तो क्रेडिटर 2 तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक ऑपरेशनल। फाइनेंशियल वो हुए जो लोन दिए कंपनी को, ऑपरेशनल वो हुए जो कि डे टू डे ऑपरेशन में उसके साथ है, जैसे सैलरी का मैटर हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका मटेरियल के लिए आप एडवांस दिए, तो हम वो ऑपरेशनल में आता है। लेकिन ये तो दी थी पैसा सब उसको ऑपरेशनल में ही कि हमको आप गोल्ड सप्लाई कीजिएगा, लेकिन बाद में बीच में एक एग्रीमेंट कर लिया गया या कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई, तब का कहानी आप आपस में ही राय मसूदा करके एक एग्रीमेंट 6 महीना पहले कर लिया गया कि हम 10% ब्याज के साथ आपका वापस करेंगे। अब बात आ गया कि जो लिक्विडेटर है वो बोल रहे हैं कि आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास पैसा तभी मिलेगा जब फाइनेंशियल क्रेडिटर से पैसा आपका बचेगा। अगर बैंक का ही लोन है ज्यादा और संपत्ति से उतना ही रियलाइज होता है तो पहले बैंक लेके निकल जाएगी, सरकारी ड्यूज क्लियर कर दिया जाएगा, उससे पैसा बचेगा तब आएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास। तो ये इस पॉइंट पे बोली कि हमारा तो लोन के रूप में ट्रीट किया जाए पैसा जो है। प्रोफेशनल थे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उन्होंने खारिज कर दिया था, बोला कि आप ऑपरेशनल हुए, फाइनेंशियल में हम आपका पैसा नहीं देंगे। तो इसी के अगेंस्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल में सहारा गई थी, जिसमें उस ऑर्डर को डिसमिस कर दिया गया है और बोला गया है लिक्विडेटर को कि आप एक बार फ्रेश से इस केस को देखिए। ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप फाइनेंशियल ट्रीट कर लीजिए, फ्रेश से जो रूल कहता है उस हिसाब से इनका भुगतान कीजिए, यही ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर से ये चीज हम लोगों को मिलता है कि जैसे कि क्यू शॉप में हम लोग सामान के लिए बोला है कंपनी के, हम एडवांस लिए हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि हम फाइनेंशियल क्रेडिटर है, सामान के लिए तो हमने दिया ही नहीं, हमसे धोखा से ये बॉन्ड रियल एस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्ट करा के हमको क्यू शॉप का दे दिए, और क्यू शॉप का दे दिया, उस पे पीछे में लिखा हुआ है कि 10,000 का 2300 कुछ रुपया हम आपको देंगे, ऐसा एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई सेबी का नोटिस क्यू शॉप को गया हुआ है। बहुत ऐसा केस स्टडी है जिससे कि हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एनसीएलटी में जो जाने का बात है क्यू शॉप के लिए। तो ये ऑर्डर भी उसी से रिलेशन में है, और इस ऑर्डर से हम लोग को सहायता ये मिलेगा कि सहारा को जब बोला जा सकता है कि आप गोल्ड के लिए एडवांस दिए हैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं, तो हम भी सामान के लिए दिए हैं तो हम फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर दूसरा नहीं है कंपनी में, तो फाइनेंशियल में अगर कोई लेने नहीं आएगा तो अगला नंबर ऑपरेशनल क्रेडिटर का ही रहता है। तो ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमको फाइनेंशियल ट्रीट किया जाए कि ऑपरेशनल ट्रीट किया जाए। मेरा है कि पैसा हम लोगों ने सहारा क्यू शॉप में दिया है और उसको 4 गुना तक करने का बात बॉन्ड में लिखा हुआ था कि अगर आप सामान नहीं लेते हैं तो सामान कहां ले, कहां उनका कंपनी चल रहा है, तो आपको 4 गुना तक पैसा वापस करेंगे। इसी के लिए हम लोग 100 आदमी का मिनिमम टीम बनाने का प्लान किए हैं और मिनिमम 1 करोड़ का क्लेम होना चाहिए, तब हम लोग फ्रेश केस फाइल करेंगे 13 मार्च के सुनवाई के बाद। 13 मार्च का सुनवाई है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या होता है देख लिया जाए। अगर उसी केस में ऑर्डर आ जाता है कि यहाँ कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो कुछ नहीं करना है, फॉर्म सी हम लोग फाइल कर देंगे लिक्विडेटर के पास कि हमारा भी भुगतान आप करवाइए।
तो इस बार यही हमको बताना था कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग को केवल सहारा ठगी है, सहारा को भी कोई ठगने वाला है मार्केट में। और इसका जितना चतुर चालाक लोग थे, वो लोग का दिमाग काम क्यों नहीं किया कि 40 करोड़ रुपए आप एडवांस दे देते हैं किस पर्पज से, और वो आपका पैसा आज फंस गया है। उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक केस स्टडी है आपके लिए कि ऐसा ऐसा सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के साथ हो गया है। और उसमें अब आगे क्या होता है, जैसा अपडेट हम रहेगा हम आपको बताएंगे। 22 का ऑर्डर था, तो हमको इस ऑर्डर से केवल इतना ही लेना है कि आप गोल्ड के लिए एडवांस दिए तो आपको अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा, तो हम भी ये सामान के लिए एडवांस किए क्यू शॉप में, तो हम भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। और फाइनेंशियल क्रेडिटर का वोटिंग राइट रहता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसको वोटिंग राइट है कि अगर कंपनी का एसेट बिक रहा है तो उसमें वो बता सकता है कि हाँ सही रेट है कि नहीं है। तो इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्लेम करेंगे एनसीएलटी में कि हम लोग का पैसा मिल जाए। पैसा मिलने से हम लोगों को मतलब है, बाकी क्या होता है नहीं होता है, वो सहारा क्या करती है नहीं करती है, ज्यादा कुछ से हम लोगों को मतलब नहीं है। आज संडे है, सब लोग आएंगे, अपना रेंटल पे स्कूटी देंगे। तो ये स्कूटी वाला भी हमको आपको बता देना चाह रहे हैं कि स्कूटी जब लोग आप लोग बोलते हैं केवल सहारा का आप बात करते हैं, सहारा से बाहर, तो सहारा से बाहर में बात करेंगे तो एक कंपनी है ई स्कूट रेंटल सोल्यूशन के नाम से, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ये सहारा की है, इसीलिए हम इसमें बात कर रहे हैं। इससे कोई संबंध सहारा का नहीं दिख रहा है जो पोर्टल पे दिखाई दे रहा। अब रही बात कि आप लोगों को सावधान करना है कि बहुत सारी कंपनियां, एक ही सहारा नहीं है, मार्केट में लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। और जब आप ये चीज सोचिएगा कहीं इन्वेस्टर चाहे कहीं पैसा लगाने के पहले, कि जब आपका खुदा न खास्ते जहां पैसा लगा रहे हैं नहीं वो कंपनी देने में एग्री होती है, तो किस कोर्ट में आपका कंप्लेन होगा। जैसे सोसाइटियों का कहां कंप्लेन हुआ, सीआरसी में, क्योंकि सीआरसीएस उसका रजिस्ट्रेशन दी हुई थी। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से है तो हम लोग एनसीएलटी जा रहे हैं कि लिक्विडेशन करके मेरा भुगतान। तो जहां आप पैसा जमा, वो किस नियम के तहत, किस डिपार्टमेंट से उसका रजिस्ट्रेशन है, जहां पैसा नहीं मिलने पर आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा पैसा दिलवाइए। ये चीज जरूर आप लोग देख लीजिएगा। सब अपना अपना सिस्टम से चल रहे हैं, चले, कोई हम लोगों को उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो पैसा नहीं दे कंपनी तो हम कहां कंप्लेन करेंगे, ये चीज देखने वाली बात है। अब ई स्कूट भी सहारा का भी था एक, वो कहां गया आप लोग बताइए, आप लोग के लिए टास्क है। ई स्कूट जिस पर लिख के आता था सहारा इवॉल्व्स करके, उसके बाद से एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर सर्च कर रहे थे, ई स्कूट मोबिलिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए के तहत। एक तीसरा कंपनी है ई स्कूट रेंटल सोल्यूशन के नाम से। तो इस तीनों कंपनियों में क्या समानताएं हैं और ये तीनों एक दूसरे से अलग है या लिंक है नहीं है, आप लोगों के लिए हम ये टास्क देते हैं कि आप लोग को कहीं कुछ मिला है इस तीन कंपनियों के बारे में, या कोई अगर पैसा आप जमा किए हैं तो क्या एग्रीमेंट है वो दीजिएगा, हम पढ़ के बताएंगे आप लोगों को कि क्या है इसका मैटर। क्योंकि एक ज्ञानदान नाम से चैनल है, उस पर लोग आते हैं और ई स्कूटर रेंटल का प्रचार करते हैं, तो हमको जागरूक कर देना है कि ये स्कूटी लाती कहां से है कंपनी देने के लिए। आप अपना पॉलिसी सारा आप काहे नहीं मार्केट में दे रहे हैं, क्लियरली बताइए आप कि 45,000 दे के कोई स्कूटर ले आए 90,000 का, तो बाकी का 45,000 रुपया आपको कौन दे रहा है। जैसे हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल फाइनेंस करते हैं तो 20,000 डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी अगर 80,000 1 लाख का गाड़ी है तो 80,000 फाइनेंस कंपनी उसको दे देती है और हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है, तो हम स्कूटर लेके आते हैं। आपके यहाँ सिस्टम है आपकी रेंट पर स्कूटर दे रहे हैं जब, और 45,000 में ही 90,000 का सामान अगर आप दे रहे हैं, तो बाकी बीच का अमाउंट दे कौन रहा है। आप कितना पूंजी से ये कंपनी चालू किए हैं कि आप एक एक स्कूटी में 45,000 रुपया लगा के लोगों को रेंट पर दे रहे हैं। दूसरा चीज, अगर ये रेंटल स्कीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में आप कितना % इंटरेस्ट देने का बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है तो आपको सेबी आरबीआई का नोटिस क्यों नहीं आएगा, ये चीज आप क्लियर कीजिए। दूसरा चीज, अगर रेंट देते हैं तो जीएसटी में मैटर फंसेगा, 18% जीएसटी है रेंटल इनकम पे। तो अगर आप लोग कहीं भी जमा करें, हम रोक नहीं रहे कि आप जमा करिए चाहे नहीं करिए, सहारा की है कि नहीं है इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं, कि तीसरे कहीं भी आप जमा करिए तो ये सारा चीज आता है कि रेंटल इनकम है तो उस पर जीएसटी देना है। जो कंपनी रेंटल इनकम जिसके लिए है उसका 20,000 से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी 18% है। तो ब्याज अगर आप कहीं 9% 10% देते भी हैं तो 18% जीएसटी के कंपेंसेशन कहां से आएगा। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, इस सब चीज को भी आप लोगों को क्लियर करना चाहिए ज्ञानदानी महोदय लोग,
केवल लोगों को बलगलाने से नहीं होगा। लोग जागरूक हो चुके हैं, इसीलिए जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ते सीधा साधा आदमी, 2-4 आदमी फंस जा रहा है, तो उनको भी बचाने की जरूरत है हम लोगों को, और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तभी हम वीडियो बना के आप लोगों को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत। डिसीजन आपको लेना है कि कब को जमा करना है, नहीं करना है, पोर्टल पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है, एनसीएलटी जाना है कि नहीं जाना है। मेरा काम है आपको एक बार अवेयर कर देना। अगर मेरे बताए हुए सिस्टम से आपको नहीं चलना है, अगर मेरे बताए हुए सिस्टम में कोई त्रुटि है, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये चीज आपने गलत बोला है, आपको करेक्शन की जरूरत है। हम भी उसको देखेंगे कि हो सकता है कि हमसे गलत बोला गया हो, हम उसको सुधार करेंगे, या हमको माफी भी मांगना पड़ेगा कि हाँ ये चीज हमसे गलत बोल दिए थे, हम इसकी खंडन करते हैं। तो लेकिन आप लोग बताइए कि हाँ ये चीज गलत है। अगर डिबेट ही हमसे करना है तो डायरेक्ट आप बुलाइए ना हमको कहीं, कि हम डिबेट करेंगे, कि आप मेरा ये क्लियरिटी था, आपने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। तो आप बोलिए, जवाब दीजिए कि रेंटल में आप जीएसटी क्या कर रहे हैं, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। आप 45,000 रुपया कहां से ला रहे हैं बीच का अमाउंट स्कूटर खरीदने के लिए, रेंट पे देने के लिए? कितना स्कूटर आप खरीद के रखे हुए हैं? इस सब चीजों को आपको क्लियरिटी देना होगा। पहले वाला जमाना नहीं है कि आप बोले लोग कि उस सब का बॉन्ड, रियल एस्टेट का बॉन्ड एक्सचेंज कर दिया। आज के डेट में सब लोग जागरूक है, यूट्यूब है, सब लोग 90%, सब लोग को तो मैंने 10% तो लोग जो अवेयर नहीं है उसको आप फंसा ही दीजिएगा, लेकिन 90% अवेयर हो गए हैं और लोग जान गए हैं कि क्या करती है। खैर, अब पैसा कैसे निकलेगा ये तो सरकार जानती है, सरकार के हाथ में है। हम लोगों को बस देखना है कि पोर्टल जब शुरू हो रहा है तो 20,000 से ऊपर का क्लेम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।